हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दैट्स इकोनॉमिक्स विद गौरी सिंह। आज का हमारा टॉपिक है मनी एंड बैंकिंग। इससे पहले इसका पार्ट 1 जो है वो अपलोड किया जा चुका है। जिसने अभी तक नहीं देखा है वो जाके वो पार्ट पहले देखिए। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है बैंकिंग का। मेनली देखिए मनी एंड बैंकिंग मतलब कि वो चैप्टर है जिसमें मनी और बैंकिंग दोनों के बारे में बात की गई है। मैंने इस चैप्टर को जो है वो स्प्लिट कर दिया था। इससे पहले की जो वीडियो है मनी के बारे में वो इससे पहले वीडियो अपलोड हो चुकी है। आज हम करेंगे बैंकिंग। जब भी बैंकिंग की बात की जाती है तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं सेंट्रल बैंक से। सेंट्रल बैंक जो होता है वो एक अपेक्स बॉडी, अपेक्स मतलब कि एक मेन बॉडी माना जाता है जिसका काम होता है हमारे देश में बैंकिंग सिस्टम को, जितना भी बैंकिंग सिस्टम चलता है सारे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल, रेगुलेट और ऑपरेट करना, ये काम सेंट्रल बैंक का माना जाता है। हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है वो है आरबीआई, मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ आरबीआई। अब देखते हैं कि आरबीआई कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है। सबसे पहला फंक्शन जो आरबीआई के द्वारा परफॉर्म किया जाता है वो है करेंसी अथॉरिटी। देखिए सेंट्रल बैंक ऐसी एक सोल मतलब कि एक ही ऐसी बॉडी है जिसके पास करेंसी नोट्स और कॉइन्स इशू करने की अथॉरिटी है। जितने भी डिनोमिनेशन के कॉइन्स और करेंसी है सिवाय 1 रुपए के नोट और जो कॉइन्स होते हैं 1 रुपए कॉइन्स, इनको इशू करने की जो अथॉरिटी होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास होती है। जबकि और जितनी भी डिनोमिनेशन की करेंसी है या कॉइन्स है उनको इशू करने की अथॉरिटी आरबीआई के पास होती है। आरबीआई के पास ये अथॉरिटी होने का मेन कारण क्या था कि एक ही ऐसी संस्था हो जिसके पास नोट इशू करने की अथॉरिटी हो, ताकि नोट्स सर्कुलेशन में यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी। It gives the power to central bank to enhance the money supply और moreover सेंट्रल बैंक ही सिर्फ अगर नोट्स वगैरह इशू करता है तो इससे मनी सप्लाई जो होती है वो एनहांस होती है। अब जब बात आती है यूनिफॉर्मिटी की, मतलब कि देखिए अगर एक ही इंस्टीट्यूट है हमारा दैट इज सेंट्रल बैंक, उनके पास करेंसी नोट्स इशू करने की अथॉरिटी है, तो इकोनॉमी में जितने भी नोट्स हैं वो सारे एक ही जैसे हैं। 500 का नोट एक जैसा ही है, ठीक है। 2000 का नोट्स जो है वो एक ही तरह का है, गुलाबी रंग का है, या मैं बोलूं कि जो 500 का नोट है वो ग्रीन कलर का है। अगर यही अथॉरिटी अलग अलग लोगों को दे दी जाए नोट्स इशू करने की, तो देखिए हर एक कोई अपने रंग से अपने हिसाब से नोटों को डिजाइन करेगा, तो नोटों में यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी। तो वो यूनिफॉर्मिटी बरकरार रखने के लिए सिर्फ एक ही अथॉरिटी के पास राइट्स है कि वो सारी डिनोमिनेशन की जो करेंसी है वो इशू करेगा। नेक्स्ट फंक्शन जो है आरबीआई का दैट इज द बैंकर टू द गवर्नमेंट। आरबीआई जो है वो हमारे देश की सरकार के लिए बैंकर, एजेंट और फाइनेंशियल एडवाइजर तीनों तरह का काम करता है हमारी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। जब हम बात करते हैं एज अ बैंकर की, एज अ बैंकर होने के नाते हमारे देश का जो आरबीआई बैंक है वो हमारी गवर्नमेंट के जितने भी बिजनेस होते हैं वो सारा बिजनेस जो है बैंकिंग का वो आरबीआई के थ्रू देखा जाता है। अगर हम एज एन एजेंट की बात करें तो एज अ एजेंट होने के नाते जो आरबीआई है वो सारे पब्लिक डेट को मैनेज करता है एज अ एजेंट। एक फाइनेंशियल एडवाइजर होने के नाते आरबीआई हमारी गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम मॉनेटरी मैटर्स के ऊपर एडवाइस देता है। अब देखिए हमारी जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो वहां पे इतने एफिशिएंट नहीं होते, उनको मॉनेटरी मैटर्स के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती है, तो वो मॉनेटरी जो मैटर्स होते हैं वो सही ढंग से आरबीआई के द्वारा डील किए जाते हैं। तो इसी तरह जो आरबीआई होता है वो हमारे देश की सरकार को फाइनेंशियल और मॉनेटरी मैटर्स के ऊपर टाइम टू टाइम एडवाइस भी देता रहता है। थर्ड फंक्शन है आरबीआई का दैट इज अ बैंकर्स बैंक। बीइंग अ अपेक्स बैंक मतलब कि सबसे मुख्य बैंक होने के नाते आरबीआई जो होता है वो और सारे कमर्शियल बैंक्स के लिए बैंकर का काम भी करता है। और जितने भी बैंक्स हैं इकोनॉमी में वो अपनी जो आरबीआई होता है उसके साथ मिलकर काम करते हैं। आरबीआई का कमर्शियल बैंक्स के साथ बिल्कुल वैसा ही रिलेशन होता है जैसा कमर्शियल बैंक्स का अपने कस्टमर्स के साथ होता है। तो मतलब आरबीआई के कस्टमर्स कौन बन गए? कमर्शियल बैंक्स, और कमर्शियल बैंक्स के कस्टमर कौन बन गए? आपके जैसे और मेरे जैसे लोग, ठीक है। मतलब कि आरबीआई का डायरेक्टली आम जो पब्लिक है उनके साथ कांटेक्ट नहीं होता है। आरबीआई का कांटेक्ट कमर्शियल बैंक्स के साथ होता है, कमर्शियल बैंक्स का जो कांटेक्ट होता है वो आम जनता के साथ होता है। कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, हमारे देश में जितना भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है उसका कस्टडियन
मतलब कि सारी जो फॉरेन एक्सचेंज होती है वो आरबीआई के पास पड़ी होती है। जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो आरबीआई के रूट के थ्रू ही होती हैं। आरबीआई के अलावा ऐसे ट्रांजेक्शन्स फॉरेन एक्सचेंज की नहीं हो सकती। ये सब क्यों किया जाता है? ताकि फॉरेन एक्सचेंज का जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा कम या ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि अगर फॉरेन करेंसी का प्राइस बहुत ज्यादा कम या बहुत ज्यादा हो गया या बहुत कम हो गया तो फिर जो आम जनता है, जो साधारण लोग हैं, उनके लिए फॉरेन करेंसी की जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो वो फॉरेन करेंसी की अवेलेबिलिटी आम जनता के लिए आसानी से मिलती रहे, इसी वजह से आरबीआई सारी फॉरेन एक्सचेंज अपने पास रखता है। नेक्स्ट इज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। इसका मतलब होता है आखिरी ऋणदाता। मान लीजिए कोई पर्सन कमर्शियल बैंक से पैसा उधार लेने गए, लेकिन कमर्शियल बैंक्स के पास इतना फंड नहीं था, तो वो लोगों की क्रेडिट नीड्स को पूरा नहीं कर पाए। कमर्शियल बैंक्स पहले अपने आसपास की ट्रेंच ब्रांचेस से पैसा पूछते हैं, क्या उनके पास एक सरप्लस फंड है जो कमर्शियल बैंक्स को मिल सके। अगर वहां पे भी सरप्लस फंड नहीं है, मतलब कि कमर्शियल बैंक्स जो है वो लोगों की क्रेडिट नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर क्रेडिट नीड्स को पूरा करने के लिए कमर्शियल बैंक्स अप्रोच करते हैं आरबीआई के पास। आरबीआई उनको पैसा उधार देता है ताकि वो आगे लोगों को, मतलब कि आम जो साधारण लोग हैं, उनको वो पैसा उधार दिया जा सके। तो इसी वजह से बोला जाता है कि जो आरबीआई होता है वो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट होता है। अगर कमर्शियल बैंक्स कहीं भी और साथ वाली ब्रांचेस से पैसा नहीं अरेंज कर पाए तो फिर वो आरबीआई को अप्रोच करते हैं और आरबीआई उन्हें पैसा देता ही देता है। नेक्स्ट है क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी। देखिए, जितने भी कमर्शियल बैंक है, वेदर दैट इज एसबीआई, एचडीएफसी, जो भी है, मतलब कि कमर्शियल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, मतलब कि जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं सभी का खाता जो होता है वो आरबीआई के पास होता है। तो आरबीआई अलग अलग बैंक्स के बिहाफ पर उनके चेक्स को क्लियर करता है, मतलब कि जो उनकी एंट्रीज होती हैं उनमें एडिटिंग करके आरबीआई क्लियरिंग हाउस का काम करता है। मान लीजिए, इसको अगर हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए दो पर्संस हैं, उनका खाता अलग अलग बैंक्स में है, ठीक है। मान लीजिए कि एक पर्सन है ए और दूसरा पर्सन है बी। ए पर्सन का खाता एसबीआई बैंक में है, बी पर्सन का बैंक का खाता जो है वो पंजाब एंड सिंध बैंक में है। अब जो बंदा पंजाब एंड सिंध बैंक में काम करता है, वो जिसका खाता पंजाब एंड सिंध बैंक में है, वो कहीं पे कोई ड्यूटी परफॉर्म करने गया। जहां पे वो ड्यूटी परफॉर्म करने गया उसको उसकी जो पेमेंट मिली, वहां पे वो एसबीआई बैंक ऑपरेट कर रहा था, तो उन्होंने जो चेक काट के दिया वो एसबीआई बैंक का था, लेकिन जिसने वो क्लियर करवाना है उसका खाता कहाँ पे है? पंजाब एंड सिंध बैंक में है। तो वो जाके वो एसबीआई का जो चेक है वो पंजाब एंड सिंध बैंक के पास जो ड्रॉप बॉक्स लगा होता है चेक्स का, वो चेक डाल देगा उसमें। अब भाई पंजाब एंड सिंध बैंक एसबीआई बैंक के पैसे क्यों देगा किसी कस्टमर को? तो फिर वो चेक कहाँ जाएगा? आरबीआई के पास जाएगा। अब देखिए, आरबीआई के पास तो एसबीआई का खाता भी है, मतलब मैं बिल्कुल साधारण भाषा में समझा रही हूँ आपको। तो आरबीआई के पास जो है वो एसबीआई का खाता भी है। आरबीआई एसबीआई बैंक के खाते से पैसे निकालेगा और वो पंजाब एंड सिंध बैंक को दे देगा। पंजाब एंड सिंध बैंक आगे वो अपने कस्टमर को दे देगा। तो इस तरह से चेक को क्लियर करने का काम किसने किया? आरबीआई ने किया। तो इस तरह से जो आरबीआई है वो क्लियरिंग हाउस का फंक्शन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई। हमारे देश में क्रेडिट या मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम भी आरबीआई के द्वारा किया जाता है। आरबीआई इसके लिए दो तरह के मेजर्स अडॉप्ट करता है, एक होते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स और दूसरे होते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स। ये दो तरह के मेजर्स को अडॉप्ट करके आरबीआई जो होता है वो मनी की सप्लाई को या क्रेडिट को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स कौन से हैं, इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही कॉन्सेप्ट करेंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया है। कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया है, वीडियोस अच्छी लग रही हैं, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।